अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। प्याज की फसल में लगने वाले कीट बीमारियों का नियंत्रण उपाय, फलन की अवस्था पर बेर के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य, ठंड से बचाने के लिए बकरियों की उचित देखरेख पर जानकारी। हमारे जो किसान भाई नवंबर में प्याज की रोपाई कर चुके हैं वो फसल इस समय बढ़वार ले रही है, लेकिन इस फसल में आगे चलकर कुछ कीट बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन हानिकारक कीट बीमारियों का समय रहते नियंत्रण किया जाए। परंतु आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें इन रोग और इन कीटों का नियंत्रण। तो इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय मौसम में कोहरा और पाले का प्रकोप ज़्यादा है, जिसके कारण से ठंड बढ़ गई है और धूप नहीं निकल रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारी प्याज की फसल में विभिन्न तरह के रोग व कीड़ों का अधिक ही प्रकोप होता है, जिसका समय से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। और समय से प्रबंधन करने में ये आवश्यक है कि जो मुख्य रोग व कीड़े हैं उनके लिए जो कारगर उपाय हैं उनको समय से किया जाए। इन समस्याओं में से सबसे प्रमुख जो समस्या है प्याज में वो बैंगनी धब्बा रोग या दूसरा उसी तरह की अल्टरनेरिया झुलसा रोग। ये दोनों अलग अलग फफूंदी के कारण से बीमारी होती है। जो बैंगनी धब्बा रोग होता है उसमें पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जिनके बीच में अंदर बैंगनी रंग का रंग प्रतीत होता है, जबकि अल्टरनेरिया झुलसा में भूरे रंग का धब्बे बनते हैं। और ये भूरे रंग के धब्बे कभी कभार गोल संकेंद्रित या कभी कभार लाइन में भी दिखाई देते हैं। इस तरह की बीमारी से पत्तियों का हरापन खत्म हो जाता है और बीमारी के ज़्यादा प्रकोप होने पर पूरी पत्तियां झुलसी जैसे महसूस होती हैं। इस तरह के समस्या से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम फफूंदी नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें। और उन फफूंदी नाशकों में सबसे महत्वपूर्ण है एक मैंकोजेब। इसकी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम के मिश्रण भी आते हैं, कई नाम से आते हैं, उनका भी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और ध्यान ये रखना चाहिए कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम कोई चिपकने वाली पदार्थ जरूर मिला लें। इस तरह से आप झुलसा और ये बैंगनी धब्बा रोग को प्याज में रोक सकते हैं।
दूसरा डाउनी मिल्डी एक बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण से भी पत्तियों का हरापन ख़त्म हो जाता है और पत्तियां बीच से मुड़कर या टूटकर गिर जाती हैं, जिससे फसल का नुकसान होता है और कंद अच्छे ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह की बीमारी को यदि रोकना है तो इस तरह की बीमारी को रोकने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो ये प्याज की ये समस्या से निदान हो जाएगा। तीसरी जो सबसे प्रमुख समस्या आती है थ्रिप्स की, लहसुन हो या प्याज हो, जो थ्रिप्स होता है वो पत्तियों का रस चूस लेता है। जब पत्तियों का रस चूस लेता है तो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। पत्तियां जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो उस तरह के पौधों पर कंद बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं और अंततः उपज हमारी प्रभावित होती है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। इस तरह के कीट से अगर बचाव करना है तो कई तरह के उपाय हैं, जैसे नीम तेल है, 0.3% वाले नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, अथवा रोगार या मेटासिस्टाक्स की 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव किया जाए तो इस तरह के कीड़ों से बचाव हो जाता है। इस तरीके से यदि हम अपने लहसुन या प्याज में समय से फसल सुरक्षा के उपाय अपनाएंगे तो एक किसान भाइयों के लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। फलन की अवस्था पर बेर के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसानों ने बेर की बागवानी की है तो वो इन बागों से अधिक फलन और लाभ के लिए बाग में उचित प्रबंधन करें, क्योंकि प्रबंधनों के अभाव में बाग में कई समस्याएं भी आती हैं, जिससे कि फलन कम मिलता है। तो बेर के बाग में कौन कौन से जरूरी प्रबंधन कार्य को करना है, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी से। किसान भाइयों, देखिए कि बेर जो एक आजकल लगा हुआ सब जगह पाया जाना फल है, ये गरीबों की मेवा कहा जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर फल सभी मनुष्यों की पहुंच के अंदर होता है। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सभी को प्रिय होता है। और ये हमारे प्रदेश में ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी सब बहुत उगाया जाता है। यहाँ के मैनपुरी, इटावा, एटा, अलीगढ़, बुंदेलखंड क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। यहाँ तक कि आप जबकि जहाँ की मृदाएँ भी सॉइल से अफेक्टेड है, साल्ट अफेक्टेड है, ऊसर है, उसमें भी इसको सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। क्योंकि इस समय फल आ चुके हैं, अब आपको देखना यह है कि इसमें फलों से हमें अधिक लाभ प्राप्त हो, गुणवत्तायुक्त फल प्राप्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि इसके तने के पास हल्की मात्रा में सिंचाई किए रहें, जिससे कि जल प्रबंधन के द्वारा हम फलों को गुणवत्ता युक्त प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ देखते हैं इसमें एक समस्या आती है, फलों का गिरना अधिक होता है। इसके लिए आप इसी समय नेपथलीन एसिटिक एसिड के 25 मिलीग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि फलों का गिरना रुक जाता है। किसान भाइयों, आप जब देखते हैं कि फल आप जब बाज़ार से खरीदते हो उसमें कभी कभी कीड़ा निकलता है, उसका प्रकोप भी इसी समय होता है। उसमें होता है फल मक्खी का प्रकोप। फल मक्खी जब फल विकास की अवस्था में होते हैं और छोटे होते हैं, उस समय फल मक्खी उसमें अंडे दे देती है, और जिससे कि फलों के अंदर ही अंदर विकास करते हुए मैगट की अवस्था में आके बाहर से अंदर से फलों को खा लेती है और बाहर उसके लावा निकला हुआ दिखाई देता है, जिससे कि फल खराब हो जाते हैं। बचाव के लिए मोनोक्रोटोफास 0.2% मोनोक्रोटोफास से घोल का छिड़काव करते हैं, अर्थात 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर छिड़काव कर देते हैं। देखते हैं मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही इस पर सफ़ेद रंग का पाउडर आपको दिखाई देता है, जिसको कहते हैं रस्ट। इसमें कि फलों पर
पत्तियों पर, और अधिक अवस्था में जब मौसम में ठंडक और नमी बढ़ जाती है तो पूरे पौधे पर सफ़ेद पाउडर दिखाई देता है। इसके लिए घुलनशील गंधक या केराथिन की मात्रा का छिड़काव कर देते हैं। घुलनशील मात्रा को 0.2% से लेके 0.5% तक छिड़काव कर देते हैं। इस पर कभी कभी देखते हैं क्वालिटी बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिंक और बोरॉन का भी प्रभाव किया जाता है। इसलिए 4 ग्राम 5 ग्राम जिंक और कॉपर की अलग अलग मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर छिड़काव कर देते हैं। इससे आपको चमकदार और गुणवत्तायुक्त फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप उचित देखभाल करके, समय समय पर कीड़ों का बचाव करके, बीमारियों का बचाव करके अधिक उपज, गुणवत्तायुक्त फलों की प्राप्त करके अधिक लाभ पा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ठंड से बचाने के लिए बकरियों की उचित देखरेख पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य के जो किसान बकरी पालन कर रहे हैं वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब उनकी देखभाल और प्रबंधन मौसम के अनुसार करेंगे। क्योंकि इस वक्त ठंड का मौसम है, मौसम प्रारंभ हो चुका है, तो बकरियों के अच्छे विकास के लिए ठंड के मौसम में किन किन बातों का ध्यान में रखना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संत कुमार सिंह। तो हमारे जो बकरी पालक हैं वो जान लें कि ये जाड़े के समय कुछ उनको विशेष ध्यान की जरूरत पड़ती है। ये हमारे किसान भाई जो बकरी पालक है ये जान लें कि जाड़े के समय में जो चमड़े हैं बहुत शुष्क में सूखा हो जाता है। तो शुष्क होने के चलते चर्म रोग की बीमारी बहुत काफ़ी होती है। और चर्म रोग होने से क्या होगा कि चमड़ा बहुत खराब हो जाता है, बिक्री में दिक्कत होती है, खान पान कम हो जाता है। तो उसे चर्म रोग से बचाना है और शुष्क नहीं हो उसके लिए आप सरसों का तेल भी मालिश कर सकते हैं, या 100 ml करें तेल में 10 ग्राम गंधक और 10 ग्राम कपूर मिला के उसको सप्ताह में 2 बार लगाते रहेंगे तो चर्म रोग की परेशानी बहुत कम होगी। दूसरी बात है कि जाड़े के दिन में खास करके छोटे बच्चे को निमोनिया होने का काफ़ी चांस रहता है। उसके लिए ठंड से बचाने के लिए उसको कीटिंग बॉक्स में रखना है, उसके शरीर को भी कपड़े से ढक के रखना है या बोरे से ढक के रखना है। थोड़ा सा गर्म तेल भी उसको लगाते रहें और जब भी उसको पानी यदि पिलाना है तो गर्म पानी पिलावे। कहीं गर्म पानी, ठंडा पानी पिलाने से आपको उसको निमोनिया होने का चांस रहता है। इन केस यदि निमोनिया हो भी जाए तो उसमें तापमान बढ़ जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, बकरी का बच्चा है तो दूध नहीं पिएगा, तो पशु चिकित्सक के सहायता से उसको एंटीबायोटिक का दवा 3 दिन 4 दिन के लिए लगा दें तो उसका निमोनिया ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है कि बरसात के बाद आपको जाड़ा आता है तो इंडोपैरासाइट और इक्टोपैरासाइट दोनों का प्रकोप काफी हो जाता है। तो इसलिए यदि आप अपने बकरियों को कृमिनाशक नहीं दवा दिए हैं, बड़ी बकरी हो या छोटी बकरी हो, तो उसको कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें कि पेट से कीड़े खत्म हो जाए। यदि ज्यादा इक्टोपैरासाइट हो गया है तो उसके लिए आइवरमेक्टिन दवा भी है जो कि 35 किलो वजन पर 1 ml सिंगल डोज है, एक ही बार देना है। तो आपको इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट जो कि जाड़ा में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, दोनों को समस्या को दूर करता है। और आपको बड़े बड़े बकरियां उस पर भी ध्यान देना है कि जो चरने के लिए भेजते हैं बकरियों को तो ठंड में मत भेजें। जब थोड़ा सा धूप हो जाए, जो घास वगैरह है उस पर से शीत कम हो जाए तब उसको भेजें। नहीं तो यदि आपका ठंडे में भेजेंगे और शीत वाली घास खाएगी तो उसको टिम्पेनी होने की चांस रहता है। टिम्पेनी होने से फिर जाकर उसका पेट फूल जाएगा, बकरियां मरने का चांस हो जाएगा। इन केस यदि टिम्पेनी हो जाए तो उसके लिए आपको दवा है, तरपीन तेल है, ये सरसों का तेल है, वो सब पशु चिकित्सक के सलाह से उसको दे करके ठीक कर दें। यदि तुरंत आपके पास कोई ये नहीं है, बहुत पेट फूला हुआ है, तो उसके पैर को ऊपर रखें, उसके मुंह में नीम का जो डाली होता है लगाने से जो लार निकलेगा तो उससे भी गैस निकल जाता है। तो ये सब सावधानियां आपको रखना है। और यदि बड़ी बकरी भी जो घर में रह रही है तो चारों तरफ से ऐसा कोशिश करें कि 10 से 20% हवा का उसमें प्रवेश रहे। बाकी जो खुले जगह हैं बोरे से या कोई चीज़ से उसको ढक देना है। और किसान भाइयों को इसमें और ध्यान देने जो की बात है कि बरसात के दिन में तो बकरियों को घास बहुत मिल जाता है। अभी तो उसको समय भी चरने का कम हो जाता है तो कुछ घास की कमियां हो जाती है जाड़े के दिन में। तो उस समय आपको कुछ संतुलित आहार जिसमें कि मकई, गेहूं का चोकर, चीना बादाम का खली मिल करके बनाया जाता है, उसको बना करके
कब 150 से 200 ग्राम अवश्य माने कि जाड़े के दिन में देते, उससे उसको एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ताकत मिलेगा, और जब इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो जाड़े में स्वस्थ भी रहेंगे। और छोटे बच्चे को तो आपको जाड़े के दिन में खोलना ही नहीं है, उसको किटिंग बॉक्स में रखना है। तो इस तरह से ध्यान देंगे तो बड़ी बकरियां और छोटे बकरियां दोनों का माने कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपकी आमदनी काफ़ी उससे बढ़ती रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है छतरपुर बलिया के मोहम्मद हुसैन ने। आपने ब्रॉयलर मुर्गियों के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कुक्कुट पालन किसान भाइयों 2 प्रकार का होता है, एक ब्रॉयलर और एक लेयर। ब्रॉयलर मतलब जो मीट के लिए जानवर पक्षी पाले जाते हैं, और लेयर जो अंडे के लिए पाले जाते हैं। तो आज हम आपको ब्रॉयलर पालन के बारे में बताएंगे, ब्रॉयलर पालन कैसे किया जाए। तो मैं किसान भाइयों आपको सलाह दूंगा, यदि आप नए किसान हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत में 1000 पक्षी से ही स्टार्ट करें, और एक पक्षी के लिए मिनिमम 1 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए इसके लिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। टेम्परेरी शेड बनाएं आप। और दूसरी बात किसान भाइयों, सबसे पहले जब आप इसका चयन करें जगह का, तो कौन सी जगह लें ये मेन है। तो जगह आप ऐसी लें जो कि थोड़ी बस्ती से दूर हो, क्योंकि थोड़ी बदबू वगैरह आएगी तो बस्ती वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। बिजली हो वहाँ पे, पानी की व्यवस्था हो, तराई वाला एरिया ना हो कि बहुत ज़्यादा जलभराव होता हो। किसान भाइयों, इसके बाद जैसे अब आपने जगह का चुनाव कर लिया, इसके बाद आप अपने शेड को तैयार करते हैं कि कैसे इसको तैयार करें। तो सबसे पहले किसान अगर पिछले लॉट में आपने पक्षी पाले हैं और उसके बाद आप फिर से पालना चाहते हैं तो ऑल इन ऑल आउट सिस्टम को फॉलो करें। इसमें बीमारी की संभावना कम रहती है। इसमें सारे पक्षी एक साथ बाहर किए जाते हैं और सारे अंदर ले जाते हैं। अगर आप सारे पक्षी बाहर कर देंगे तो आप निश्चित तौर पे उसकी पूरी तौर से सफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल इन ऑल आउट सिस्टम फॉलो करें। इसमें किसान भाइयों, जब आपका सेट खाली हो जाए तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरह से भिगो के रखें और उसके बाद फिर उसकी सफाई करें। दूसरी बात, आप फ्यूमिगेशन, जिसको धुआं कहते हैं, तो इसमें आप ये फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट इनको मिला के और इसका धुआं भी कर सकते हैं। तो इससे जो भी इन्फेक्शन, जो भी संक्रमण आपके शेड में होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद ही आप अपने पक्षी जो है नया लॉट लेके आएँ। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि उसकी गैस पूरी निकल गई हो तभी आप नया लॉट लेके आएँ। तीसरी बात, अब जब आप नया लॉट लाएँ उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी किसान भाइयों। जैसे आप चावल की भूसी यूज़ करना चाहते हैं, चावल की भूसी यूज़ करें, बुरादा यूज़ करना चाहते हैं, को अवॉइड करें बुरादा, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बुरादा भी, लकड़ी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, छीलन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिलता, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मूँगफली होती है तो मूँगफली के छिलके भी आप उसकी जो है बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो करीब इतनी 1.5 से 2 इंच की आप एक लेयर बना लें। और दूसरी बात, जब आप पक्षी एक दिन का पक्षी लाते हैं तो आप जानते हैं पक्षी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब बाहर निकल के आता है तो वातावरण ठंडा होता है, तो इसको हमें गर्मी देनी होती है। इस गर्मी देने की प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग की व्यवस्था कर लें। अगर लाइट है तो लाइट ब्रूडिंग करें, अगर लाइट नहीं है तो पेट्रोमैक्स वगैरह जला लें और इसकी ब्रूडिंग करें। अब ब्रूडिंग करने का क्या तरीका है, आप जब पहले पक्षी ले आए एक दिन का, तो सबसे पहले पक्षी बहुत नाजुक होता है, तो उस पर जो आपने बेडिंग मटेरियल जो भी यूज़ किया हो, चाहे भूसी यूज़ की हो, मेनली चावल की भूसी यूज़ करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। उसके ऊपर आप पेपर बिछा दें, कुछ 2-3 दिन के लिए अखबार बिछा दें, और चारों तरफ थोड़ी दूर तक, जितनी दूर ब्रूडिंग करनी है, आप करीब 1-1 फुट का एक घेरा टाइप का बना दें, चाहे गत्ते से बना दें, चाहे लोहे का बना दें, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उससे आप एक घेरा टाइप का बना दें, जिससे कि आपके पक्षी को समान रूप से हीट मिल सके। अब ब्रूडिंग जैसे आप कर रहे हैं, या तो डलिया लेके उसके अंदर बल्ब लगा के करेंगे, तो इसकी हाइट आपको कायदे से एडजस्ट करनी है। कभी कभी हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो जानवर गर्मी से मर जाते हैं, कम गर्म करते हैं तो जानवर एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सही हाइट रखें। सही हाइट रखने का क्या तरीका है, जब जानवर आप नीचे रखेंगे तो प्रकाश से बहुत दूर होंगे, आपका जो पक्षी होंगे वो दूर एकदम किनारे किनारे होंगे, और बहुत ऊपर होगा तो एक जगह इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर सही हाइट पर रखेंगे तो जानवर इक्वली एकदम समान रूप से बिखरे होंगे उस आपके बाड़े में, छोटे बाड़े में, छोटी सी जगह में। इसके बाद आप जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या है, बायोसिक्योरिटी का मतलब है जीवों से, चाहे वो बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव हो, इससे अपने फार्म की सुरक्षा।
किसान भाइयों मैं बता दूं, ये सबसे मुख्य बिंदु है, चाहे वो बहुत बड़ा फार्म हो, चाहे छोटा फार्म हो, चाहे किसी प्रकार का फार्म हो। आप सबसे पहले तो किसी अनाधिकृत व्यक्ति की प्रवेश मत करने दें। दूसरे फार्म पे कोई आदमी काम करता है, आपके यहाँ कोशिश करिए ना आए। अगर आए तो आप अपने जो आपने उसका घर बना रखा है, मुर्गी का जो शेड बना रखा है, उस शेड के नीचे एक फूड डिप रखिए, यानी एक सोल्यूशन रखिए पोटेशियम परमैंगनेट का या किसी भी चीज़ का, जिसमें कि जाते समय आदमी पहले पैर उसमें डुबोए और उसके बाद ही अंदर जाए। तो इस तरह से उसके पैर में जो भी गंदगी होगी वो अंदर नहीं जाएगी। अब किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप सीज़न चल रहा है बरसात का, तो बरसात में किसान भाइयों सबसे बड़ी समस्या आती है मैगट्स की। जो आपका जो बेडिंग मटेरियल है, आपके 35 से 40 दिन पक्षी रहते हैं, तो इसी पे रहते हैं, इसी पे मल त्याग करते हैं, इसी पे मूत्र त्याग करते हैं, सब कुछ इसी पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं गीला रहता है और जब नमी वाला मौसम रहता है तो सूख नहीं पाता। और इसमें चूंकि स्मेल आती है तो मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं और वो मक्खियाँ उसमें अंडे देती हैं और ये मक्खियाँ फिर प्रॉब्लम आपके पक्षियों को क्रिएट करती हैं। तो इसके लिए कोर्सुलॉन या फिर विरकॉन एस या अन्य भी किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की आप दवा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर तौर पे मरते जो आपकी मक्खियाँ हैं, उनके जो क्या कहते हैं डिंबक हैं, वो सब मरते रहें। दूसरी बात किसान भाइयों, रेगुलर तौर पे कुछ लोग अगर ज़्यादा दिन का है, ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो आप रेकिंग भी कर सकते हैं, यानी उल्टा पलटा करना थोड़ा सा बिछावन का। दूसरी बात, आप जो पुताई करें वो चूने की करें किनारे किनारे, और थोड़ा बहुत हल्का फूट चूने का छिड़काव कर सकते हैं किनारे किनारे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा आप लाभ ले सकेंगे। दूसरी बात, ब्रॉयलर पालन के विषय में आप सभी जानते हैं कि लगभग ये कितना अच्छा व्यवसाय है कि लगभग 35 से 40 दिन में आपका पक्षी 2 किलो से भी कम खाता है और 4 किलो के आसपास वजन गेन कर लेता है। तो ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय है किसान भाइयों। ब्रॉयलर पालन जब करें तो थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लें, क्योंकि आप ऐसे सीजन में पता चला कर लिए कि बहुत आपको जो है बिक्री नहीं हो पा रही है, तो आपका नुकसान होगा और कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित होंगे और इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो और दूसरी बात किसान भाइयों, एक टीका तो आपको जब आप डे ओल्ड चिक लाएंगे, 1 दिन का लाएंगे, तो एक टीका आपको वहाँ से लगा के मिलेगा मैरेक्स का। दूसरी बात, 3 टीके आपको खुद लगाने पड़ेंगे, रानीखेत डिजीज़ के और गंबोरो डिजीज़ IBD जिसको कहते हैं, और तीसरा रानीखेत। तो ये 3 टीके पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते आप लगा दें। तो अगर और इसका वैक्सीनेशन करने का तरीका भी है, अगर आप मुंह से खाने वाली दवा देते हैं तो उस पानी को ठंडा रखें थोड़ा सा, अगर गर्मी का सीज़न है, क्योंकि पता चला आपने जो दवा दी या जो भी वैक्सीन दी वही ख़राब हो गई। दूसरी बात, सुबह शाम दें, सुबह जो है थोड़ी देर भूखा रखें, उसके बाद दें, तो प्रत्येक पक्षी जो है पानी की चाह में वहाँ पे आएगा और उस दवा को ले लेगा। तो इन चीज़ों का आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित तौर पे कुक्कुट पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, कम लागत में अच्छी अर्निंग दे देता है और इसके लिए आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है आदमपुर वाराणसी के विजय बहादुर राजभर ने। आपने मछलियों में रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई जो भी हमारे इस क्षेत्र में मछली पाल रहे हैं, उनको जाड़े के समय में उनकी जो शरीर की जो गतिविधियों की दर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मछलियां दाना, खाना, पानी कम कर देती हैं। जितनी मात्रा में वो खाती हैं, जाड़े में तापमान कम होने की वजह से उसकी दर कम हो जाती है और मछलियों के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो इसी समय, जाड़े के समय ही अधिक लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों को इस समय अपनी मछलियों को रोगों से बचाने की ज़रूरत है। इसलिए आइए इस विषय पर हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, मछलियाँ जल में ही रहती हैं, जल में ही वो अपना भोजन करती हैं और दूसरे जो जीव भूमि पर रहते हैं उनकी तुलना में ये मछलियाँ जो रहती हैं उसी में अपने त्याज्य पदार्थ जल में ही छोड़ती हैं। तालाब में अन्य पदार्थों में हम कच्चा गोबर डालते हैं, खाद भी डालते हैं और ये जो सड़ गल के कुछ कारक ऐसे होते हैं जैसे कि pH हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, एल्कलिनिटी हुआ, उनको ये प्रभावित करते हैं। जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए मछलियां तनाव में आने लगती हैं और ये तनाव ही मछलियों में रोग लगने का प्रमुख कारण होता है। मछलियों में जब भी रोग लगने की संभावना बढ़े तब हमें किसान भाइयों को ये कहना है कि वो मछलियों को अपने जाल जलाकर प्रति माह देखते रहें और जब भी उन्हें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मछलियां तनावग्रस्त हो रही हैं, उनके पंख सड़ने लगे हैं या उनके शल्क जो हैं वो झड़ने लगे हैं, तो उनको अपने किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। जब तक विशेषज्ञ को नहीं दिखा रहे हैं 1 से 3% का नमक का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर पुनः तालाब में छोड़ सकते हैं। एक साधारण सी लाल दवा जो किसी भी दवा की दुकान पर मिल जाती है, उसको 1 से 3% का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर तालाब में छोड़ा जा सकता है। जब ये आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करेंगे ये,
जिन मछलियों को रोग लगा है तो उनके जो रोग है वो नियंत्रण में होने लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम लगातार तालाब में प्रयोग करते हैं और उनको वो रोग से बचाती हैं, जैसे कि चूना है। जो कृषक चूना है वो हम यदि तालाब में 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं तो ये पीएच के मान को सही रखता है। ये चूना बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारता है और अन्य कारकों को भी, जो तालाब की तलहटी पर जो सड़े गले पदार्थ, पत्ते जमा हो गए हैं, उनकी सड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे कि जो हानिकारक तत्व हैं, हानिकारक गैसें हैं, वो ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो कि उनके पंखों को सड़ाते हैं, जैसे एरोमोनास साल्मोनेसिडा है, जो धीमे धीमे शल्क झड़ते हैं उनके, फिर बटन के आकार का उस पर लाल चकत्ता पड़ता है, फिर वो चकत्ता धीमे धीमे मछलियों के मांस में पहुंच जाता है। ये बढ़कर उनके मांस को गला देता है। गलफड़ों पे कुछ जो परजीवी रहते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे आर्गुलस है, लर्निया है। ये जीवाणु जब चिपक जाते हैं तो मछलियाँ तनाव की अवस्था में पहुँचने लगती हैं, उनको अंदर घाव उत्पन्न कर देते हैं, उनसे पोषक तत्वों को चूसते रहते हैं, जिसलिए मछलियों की वृद्धि नहीं हो पाती है। और जब ये घाव उत्पन्न कर देते हैं तो अन्य जीवाणु भी मछलियों के शरीर पर चिपककर उनमें अपने रोग के लक्षण दिखाते हैं, जिससे मछलियों की मृत्यु होने लगती है। ये रोग कई तरह के होते हैं, जीवाणुओं के रोग भी, जैसे कि यदि हम देखें तो गलफड़ों पर चिपकने वाले जीवाणु अलग हैं। जो ड्रॉपसी एक रोग है जिसमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे मछली के पेट में पानी भर गया हो। एक पंख सड़ाने वाला रोग होता है, जैसे लगता है कि मछली के पंख सड़ रहे हैं, उनकी जो धाराएं रहती हैं पंखों की वो अलग अलग होने लगती हैं, सल्क झड़ने लगते हैं उनके। इस प्रकार से ये कई प्रकार के रोग लगते हैं। फफूंदी के भी कई रोग हैं, जैसे कि EUS, जिसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहा गया है। इसमें सेप्रोलिग्निया एक फंगस है, वो भी रोग पैदा करता है। कॉटन माउथ डिजीज है, वो भी रोग पैदा करता है। तो जब भी फंगस का इस प्रकार का लगे कि फफूंदी का आकार लगे उनके मछलियों के ऊपर, तो हम उसको नमक के घोल में अथवा मेलाचाइट ग्रीन के घोल में, मिथाइल ब्लू के घोल में, मिथाइल ऑरेंज का 1 से 3% का अधिकतम दर तक का घोल बनाते हैं और उसमें मछलियों को नहला देते हैं, जिससे कि मछलियों की जो फंगस जनित रोग हैं, फफूंद जनित रोग हैं, वो उनके खत्म होने लगते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के नए रोपित पौधे का पाले से सुरक्षा और अन्य प्रबंधन कार्य। मक्के की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण और उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।